जब ईरान ने वापस जवाब देना शुरू किया तो दुनिया को पता लगा और अमेरिका को भी धक्का लगा, वरना अमेरिका तो ये कह रही थी हमारा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब पहली रात में गिनती उल्टी शुरू हो गई, हाइफा की सिटी पूरी गायब, मोसाद का ऑफिस गायब, बेन गुरियन एयरपोर्ट का पता नहीं है कहाँ गया, और सारी तेल अवीव में ये हो गया है कि अब ज़्यादातर लोग बंकर्स में रहते। बेंजामिन नेतन्याहू साहब अब ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से लड़ाई अमेरिका को यानी कि ट्रंप साहब को लड़नी पड़ेगी। पहली बार उनके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं। ईरान जो है मिडिल ईस्ट को ये माना जाता है कि वो तेल का सबसे बड़ा भंडार है, तेल दुनिया का सबसे बड़ा भंडार वहाँ पर है। मतलब तेल है तो दौलत है, खुशहाली है, सब कुछ है, इकनॉमी है। उसमें ज़ायनिस्ट ताकतों ने एक के बाद एक अलग अलग देशों में चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो इराक हो, कोई डिकेड ऐसा नहीं जाता जब एक रजीम चेंज ना किया हो और चेंज करके अपने जेब के पिट्ठू जो होते हैं उनको ना बिठाया हो। आप लोग जैसे मैं भारत में एग्जांपल देता हूँ ना, आरएसएस के टच में हमारे सारे जो 100-200 ये जो सो कॉल्ड उलेमाए सू हैं, अपने आप को सो कॉल्ड मौलाना बताते हैं, वैसे ही अपनी जेब के बेईमान तरीन लोगों को उन्होंने हर मुल्क में अपनी ग़ुलामों को एक तरीके से बिठा रखा है। ईरान एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो 1980 के दशक से इस ज़ायनिस्ट ताकतों के जाल से निकला हुआ था। कुछ समय के लिए दूसरे लोग भी निकले, जैसे लिबिया, वो ज़ायनिस्ट ताकतों से काबू में नहीं थे, तो लिबिया का गद्दाफ़ी का क्या हाल हुआ। सद्दाम हुसैन जब तक ज़ायनिस्ट ताकतों के साथ था तो वो खुशहाल थे। जैसे ही उन्हें ईमान का उनके अंदर हरारत आई, फ़ौरन उनका क्या हशर किया गया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आपको पूरी तरह पता ही है। वही कहानी अब आखिरी जो वहाँ पे एक किला बचा है, कोई मुसलमानों का नहीं, बल्कि जो ज़ायनिस्ट ताकतों के सामने मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा किला बचा है, जो मिडिल ईस्ट की आम जनता की हिफाजत के लिए आखिरी किला बचा है, वो ईरान का बचा है। तो उसको गिराने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढे जाने, और फ़िलिस्तीन जो है वो इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जो जेरूसलम है, मस्जिद अक्सा, वो काबे के बराबर नहीं तो काबे से दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे कोई भी ईमान वाला मुसलमान मस्जिद अक्सा को छोड़ नहीं सकता। उसके लिए भी बाकी सब मुल्कों ने तो अब्राहिम अकॉर्ड जैसी चीज़ों में फंस कर, अब चाहे उसमें ब्लैकमेल हुआ हो या जो भी हुआ हो, वो अब्राहिम अकॉर्ड करके इज़राइल के साथ गठबंधन बनाना चाहते थे। ईरान एक ऐसी कंट्री बची जिसने मना किया और फ़िलिस्तीन का साथ दिया, मस्जिद अक्सा का साथ दिया, खुल के साथ दिया। तो एक आंखों में किरकिरी थी ही। लेकिन अब जब हमास का जो ये ऑपरेशन हुआ 7 अक्टूबर का, उसके बाद से ये ज़ायनिस्ट ताकतों को बहुत बड़ा धक्का लगा। जो एक वो अपने आप को मिस्टर सिक्योरिटी बताते थे, बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी मिस्टर सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हमास को ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वैसा वो कुछ भी नहीं कर पाए। जो उनकी फ़ौज की ताकत है कि जो मज़लूम हैं, जो आम बच्चे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, आम नागरिक हैं, उनके ऊपर तो बम वो आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से तो कोई मुकाबले नाम की चीज़ नहीं है। ये उनकी बहादुरी और ताकत है। तो फ़िलिस्तीन के साथ उन्होंने ये पूरे जुल्म किए, लेकिन ईरान ने अपनी भर जितनी ताकत थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़िलिस्तीन की मदद के लिए वो खड़े रहे। ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि उन्होंने कहा भी कि नहीं, हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इससे जो सारी ताकत थी ज़ायनिस्ट ताकतों की, वो लड़खड़ा रही थी। तो अब किसी, और दूसरी एक तरफ एक और भी बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत ही बड़े करप्ट, अब उन्हें नेता कहना तो क्रिमिनल है, मतलब करप्शन भी, क्रिमिनल्स भी कुछ छोटे क्रिमिनल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो वो बहुत बड़े करप्ट क्रिमिनल हैं शुरू से। और जैसे हम लोग यहाँ मनुवादियों के लिए बोलते हैं, जो भी ज़ायनिस्ट होगा वो कभी सच बोल ही नहीं सकता, मतलब उससे बात करना ही बेकार है। वो जब भी बोलेगा झूठ ही बोलेगा, इसलिए बात ही नहीं करनी चाहिए। तो एक झूठे क्रिमिनल ने एक अब अपने बचने का भी रास्ता, क्योंकि उनकी सरकार अभी 1-1.5 हफ्ता पहले, 1 ही हफ्ता पहले सिर्फ 2 वोटों से बची। नहीं तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब आज की तारीख में अभी
जेल होते अगर वो सरकार उनकी ना बचती 2 वोटों से। अब उसके बाद उनके पास एक ही रास्ता था कि ईरान पे हमला करें और अमेरिका की जो जनता है, मैं जनता और अमेरिका की जो रूलिंग ताकत है उसको डिस्टिंक्शन मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक उसको एकदम अलग अलग करके देखें, क्योंकि अमेरिका की जनता के साथ धोखा करके वहाँ की जो लीडरशिप है वो भी ज़ायनिस्ट ताकतों के साथ मिली हुई है। और ख़ास तौर पे उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी ट्रम्प साहब का ही। ट्रम्प साहब ने तो कहा ही यही था कि मैं जंग नहीं होने दूंगा और अमेरिका फर्स्ट रहेगा, ना हम किसी की तरफ है ना कोई और, हम किसी की तरफ से कोई जंग नहीं करेंगे और सबको हमें पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ तक कि नेटो के जो देश हैं उनसे भी उन्होंने कहा था कि भाई पैसे दो हमें, जब अमेरिकन फोर्सेस तुम्हारे लिए काम करेंगी, और अपने बजट का हिस्सा इतना दो हमें, जब नेटो तुम्हारे लिए लड़ेगा अमेरिका तब लड़ेगा। उन्होंने तो यूएन से भी पैसे निकाल लिए, उन्होंने तो यूनेस्को से भी पैसे निकाल लिए, सारी जो वेलफेयर एक्टिविटी थी यूएस एड की सब खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ये थी कि अमेरिका का पैसा, अमेरिका के जनता का पैसा अमेरिका पे खर्च होगा। लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया? अभी जो तुलसी गबार्ड थी उन्होंने ये सेनेट के सामने, सेनेट हियरिंग में जो ऑन ओथ होती है, मतलब शपथ लेके होती है, वहाँ झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं होती। तुलसी गबार्ड ने सीधे तौर पे ये कहा सेनेट की हियरिंग में कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बना रहा है, ना परमाणु हथियार बनाने के कोई भी सबूत हैं, ना आगे आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी चीज़ की गुंजाइश है। ऐसा क्या हो गया रातों रात के बेंजामिन नेतन्याहू ने हमला कर दिया और ट्रम्प साहब उसके पीछे आके खड़े हो गए। यहाँ जो एलन मस्क साहब हैं उनकी बात हमें याद करनी चाहिए, जिन्होंने बोला कि ये कुछ फाइलें हैं, कुछ वीडियो हैं एलन मस्क साहब के, वो वीडियो बनाने का काम सिर्फ़ और सिर्फ ज़ायनिस्ट ताकतें ही करती हैं। तो उसके बाद ट्रम्प साहब को मजबूरी में, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी एक सर्वे भी हुआ है उसमें 80% से ज़्यादा रिपब्लिकन यानी कि ट्रम्प साहब की पार्टी ने इस चीज़ का विरोध किया है कि अमेरिका को युद्ध में नहीं उतरना चाहिए इजराइल की तरफ से। और टोटल पूरे देश में 60% लोगों ने डोनाल्ड ट्रम्प साहब के खिलाफ वोट दिया है कि अगर वो युद्ध में जाते हैं तो युद्ध के खिलाफ 60% अमेरिकन ने खिलाफ वोट दिया है, जिसमें से 80% ट्रम्प साहब की पार्टी वाले लोग हैं खुद। उसके बाद भी कौन सी मजबूरी है? तो ये तो एलन मस्क साहब की बात की मजबूरी समझ में आती है ना। तो अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। इन सब के बावजूद धोखाधड़ी करके, एक जब डिस्कशन चल रही है एक चीज़ के बारे में, तो इसके इल्ज़ाम ट्रम्प साहब के ऊपर भी लग रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने धोखा दिया ईरान को, वरना ईरान इजराइल के लिए हमेशा से तैयार था। तो पहली बार जो धोखे में जो कर लिया पहले दिन, वो कर लिया उन्होंने। अब ये तथ्यात्मक रूप से आप लोगों को बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा वेस्टर्न मीडिया, जिसको आप हम यहाँ क्रिमिनल मीडिया कहते हैं, वैसा ही कमोबेश वहाँ भी है। और इजराइल ने पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर रखा है कि उनके देश में हो क्या रहा है। जितनी भी खबरें आ रही हैं वो रिस के आ रही हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ हुआ क्या और हो क्या रहा है। पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर है कि एक बहुत बड़ा एक भौकाल बनाती है मोसाद का। मोसाद कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ वो रिश्वत दे के किसी भी जो पैसे में टूट सकता है व्यक्ति, उनको अंदर भीतरघात करने के लिए, जैसे स्लीपर सेल कहते हैं ना, स्लीपर सेल पैदा करती है पैसे दे के या उनकी वीडियो बना के, उल्टी सीधी वीडियोस बना के। और मोसाद के पास कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होने का कोई आज तक कोई सबूत मिला नहीं है। यही उनका मोडस ऑपरेंडी एक है। तो ईरान के अंदर भी ये बहुत बड़ा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे एजेंट हैं, वहाँ एजेंट हैं, वो सारा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके वो बहुत ज़्यादा भौकाल बनाते हैं अपना झूठा। हुआ ये है, जो मेरी समझ कहती है, कि वहाँ के जो क्रिमिनल्स होंगे ईरान के अंदर, उनको पैसे दे के, उससे उनको इक्विपमेंट दे के उन्होंने ये पहली रात को जितना धोखा देना था दे लिया। अब उसके बाद जब ईरान ने वापस जवाब देना शुरू किया तो दुनिया को पता लगा और अमेरिका को भी धक्का लगा। वरना अमेरिका तो ये कह रही थी हमारा कोई मतलब ही नहीं है, कह रही थी ना, आप सब लोगों ने देखा, हमें क्या लेना है, इजराइल की लड़ाई है, ईरान से है। लेकिन जब पहली रात में ही गिनती उल्टी शुरू हो गई और इजराइल की जो आयरन डोम थी, जो पहले दिन सबसे मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आयरन डोम का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, डेविड स्लिंग और आयरन डोम का कॉन्सेप्ट यह है कि वो भी एक तरह की मिसाइलें होती हैं। अब
ईरान की मिसाइलें कम हो रही हैं तो ये आयरन डोम की भी मिसाइल कम हो रही हैं। तो अभी आयरन डोम एक तरीके से जो और डेविड स्लिंग वगैरह पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं और अमेरिका के पास भी शायद इतनी ताकत नहीं बची है कि वो उसको दोबारा दे सके और मिसाइलें, ताकि उनका आयरन डोम या पेपर डोम आजकल जो कह रहे हैं लोग वो चल सके आगे भी। तो ये स्थिति पैदा हो गई। और फिर ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल उसमें कि उन्होंने जो अपने 25-25 साल पुराने, जो 30-30 40-40 साल पुराने उनके मिसाइल थे, पहले वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा समझदारी से और एक स्ट्रैटेजी के तहत पहले वो उन्होंने इस्तेमाल किए। यहाँ मुझे एक और भी बात समझ में आती है कि ईरान में हज़रत अली को अपना आइडल माना जाता है, इमाम हुसैन को अपना आइडल माना जाता है। तो इमाम हुसैन और हज़रत अली की जो युद्ध की पॉलिसी थी वो, और जो ख़ास तौर पे इस्लाम की भी युद्ध की पॉलिसी जो रसूल अल्लाह ने हमें सिखाई है, मुसलमानों को तो ख़ास तौर पे, कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो आम नागरिक हैं उनको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ईरान की जो पॉलिसी उसी पे वो चल रहे हैं, हज़रत अली की पॉलिसी पे। वो जो इज़राइल के आम नागरिक हैं उनको बचा के अपने वार कर रहे हैं। इसीलिए जो इज़राइल में आम लोगों के मरने की संख्या भी वो कम है। उसकी ये वजह नहीं है कि अगर मारना चाहे ईरान भी तो मार सकता है, लेकिन वो हज़रत अली के दिखाए हुए रास्ते से फिर उन्हें हटना पड़ेगा। वो शायद वो नहीं कर रहे, अभी तक तो उन्होंने नहीं किया। इसीलिए, लेकिन उसके बाद भी इज़राइल ने जो भी किया अमेरिका के इक्विपमेंट से किया। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। अभी इज़राइल ने जो भी कुछ किया ईरान के साथ वो किस चीज़ से किया? F-35 और अमेरिका की डायरेक्ट मदद से सारी जो एक तरीके से मुखबिरी कहते हैं ना, जो एयर रिकॉनेंस कहते हैं, जिसको कहते हैं, सारे अपने सैटेलाइट्स की टेक्नोलॉजी ये सब अमेरिका की इस्तेमाल कर रहा है। वो F-35 अमेरिका से। सवाल ये है, मुस्लिम कंट्री ईरान के साथ क्यों नहीं आ रही है? मैं आ ही रहा हूँ वहाँ पर, मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूँ। और दूसरी तरफ से ईरान की मदद अभी तक, और ये चाइना ने भी बोला है, रशिया ने भी बोला है, और जो दूसरी कंट्रीज़ ने भी सब ने बोला है, जो और ख़ास तौर पे नॉर्थ कोरिया ने भी बोला है कि हम लोग तो तैयार हैं उनको न्यूक्लियर वेपन्स देने के लिए। लेकिन ईरान ने अभी तक किसी से कोई मदद ली नहीं है जो नज़र आ रहा है। हालांकि 3 चाइनीज़ एक ट्रांसपोर्ट जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज़ जो होते हैं वो ईरान में उतरे हैं, ऐसा ख़बरें आ रही हैं। लेकिन अभी तक ईरान सिर्फ अपने बेसिस पे लड़ाई लड़ रहा है और इज़राइल पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, और इज़राइल ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू साहब अब ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से लड़ाई अमेरिका को, यानी कि ट्रंप साहब को लड़नी पड़ेगी। पहली बार उनके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं कि मैं ट्रंप साहब का जूनियर पार्टनर हूँ, वरना वो इज़राइल को ही बहुत बड़ा बताते थे, अपने आप को ही बड़ा बताते थे। तो अब क्या आज की जो स्थिति है पूरी तरीके से ये है कि लड़ाई एक तरफ़ा हो चुकी है। ऐसा नहीं है, जब युद्ध होता है और अच्छे इक्विपमेंट हैं इज़राइल के पास तो वो भी कुछ ना कुछ तो नुकसान करेंगे ही, और वो ख़ास तौर पे नुकसान कर रहे हैं ईरान की आम जनता का और वहाँ के हॉस्पिटल्स का। उसके जवाब में एक हॉस्पिटल पे हमला अभी भी हुआ है, लेकिन अगर आप हिट्स देखें, ये तो इज़राइल के ऊपर तो हमला हो ही नहीं सकता था ना, उनको तो कोई नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता। ये उन्होंने अपना एक भरम बना रखा था दुनिया में। तो हाइफा की सिटी पूरी गायब, मोसाद का ऑफिस गायब, बेन गुरियन एयरपोर्ट का पता नहीं है कहाँ गया, और सारी तेल अवीव में ये हो गया है कि अब ज़्यादातर लोग बंकर्स में रहते हैं। और बंकर्स की ये सिर्फ़ और सिर्फ, मैं फिर आपको ये बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो बंकर्स बस्टर्स होते हैं ना, वैसे बम ईरान के पास भी बहुत हैं। तो इज़राइल की जो आम पॉपुलेशन है उन्हें वो मारना नहीं चाहते, वरना बंकर्स कोई इतने गहरे नहीं हैं कि वो उनको बमों से बचा पाएंगे। तो ये स्थिति है आज की तारीख में। इसीलिए अमेरिका को अब आर्म ट्विस्ट करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके इज़राइल अब इस्तेमाल करना चाह रहा है। लेकिन अमेरिका में इस समय लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग, मिलियंस, मतलब 10 मिलियन से ज़्यादा लोग सड़कों पे अमेरिका पे आ चुके हैं वॉर के अगेंस्ट। ये अमेरिका की स्थिति है। अब आपने जो पूछा, ये इस्लामिक जो देश, सो कॉल्ड इस्लामिक देश हैं, वो क्यों नहीं साथ आ रहे? देखिए, मैंने आपको अभी बैकग्राउंड बताया ही, इनमें सब में कठपुतली गवर्नमेंट्स हैं ज़्यादातर ज़ायनिस्टों की, और यहाँ ज़ायनिस्ट
और यहूदियों में भी फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ज़ायनिस्ट होते हैं आरएसएस जैसे लोग, और जो यहूदी होते हैं वो है ब्राह्मण धर्म के पालन करने वाले लोग। ये भारत के एग्जाम्पल से जैसे मैं आपको बताऊं, आरएसएस के काडर्स और ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले लोग, उसी तरीके से ज़ायनिस्ट और यहूदी होते हैं। तो आम यहूदी भी अब जिस धोखे में, जिस ज़ायनिस्ट ने उन्हें धोखा दिया था ना और बुलाया था कि यहाँ से आ जाओ, वहाँ से आ जाओ, ये तुम्हें लूट की ज़मीन मिल जाएगी, फ़िलिस्तीनियों की ये ज़मीन पे कब्ज़ा कर लो, इनके ये बाग लगे हुए हैं ऑलिव के, ये आप कब्ज़ा कर लो, इनके घर बने बनाए कब्ज़ा कर लो, वो उस प्रवृत्ति के जो लोग आए थे वो भी अब पछता रहे हैं और अब वो अपने घर छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको बाहर भी नहीं जाना देना चाहते। तो ये कठपुतली गवर्नमेंट्स हैं जो चारों तरफ हैं, इज़राइल के चारों तरफ, जो अब्राहम एकॉर्ड्स भी करना चाहती थी और जॉर्डन उसमें सबसे आगे है अभी। तो वहाँ की जो पब्लिक आवाम है वो भी अपने जो शासक हैं उनके पूरी तरीके से ख़िलाफ़ हो गई है, और अगर वो लोग इतना सा भी इधर उधर करेंगे तो मुझे लगता है कि हर मुस्लिम जो राष्ट्र है उसमें पब्लिक जो है वो उठ खड़ी होगी और अपने शासकों को सवाल भी पूछेगी और उनको मजबूर करेगी इस बात के लिए। वो वक्त अब आ चुका है। लेकिन ईरान जो है सिर्फ अपने देश की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो पूरा वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सबसे आसान सोल्यूशन क्या है ईरान को, हालांकि ईरान का जो एटॉमिक बम ना बनाने की वजह है वो खामेनेई साहब की, आयतुल्लाह खामेनेई साहब की एक फतवा है कि वो हमें बम बनाना ही नहीं, लेकिन अगर बम वो नहीं बनाएगा तो दूसरे कोई ना कोई देश बम बनाएगा ही, क्योंकि सुरक्षा की एक ही गारंटी है मिडिल ईस्ट में, वो है कि अपना अपना बम बनाओ। ये इज़राइल ने कम से कम 100 के आसपास बम बना के ये तय कर दिया है कि उसके सामने वही देश सुरक्षित रहेगा जो अपना एटॉमिक बम बना लेगा। तो ईरान फतवे से बंधा हुआ है, बाकी देश अभी फतवे से नहीं बने हुए, तो हर देश की ये मजबूरी है कि वो अपना अपना एटॉमिक बम बनाए अगर उसे इज़राइल की बदमाशी से बचना है। तो इसीलिए एक सबसे अच्छा सोल्यूशन जो अभी आ रहा है वो ये है कि अगर बाकी सब देशों को मिडिल ईस्ट में एटॉमिक बम बनाने से रोकना है तो इज़राइल के जो एटॉमिक बम्स हैं उन्हें न्यूट्रलाइज़ किया जाए, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था। वो भी साउथ अफ्रीका में भी एटॉमिक बम्स थे, वहाँ की भी जो एटॉमिक प्रोग्राम थे उसको निरस्त किया गया। फिर अपने आप ये गारंटी होगी कि कोई भी मिडिल ईस्ट में देश एटॉमिक बम ना बनाए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी गारंटी है या होनी भी चाहिए कि इज़राइल के पास तो बम हो और बाकी किसी देश के पास अपनी हिफाजत के लिए बम ना हो। ये पॉसिबल नहीं है, ये अपने आप को धोखा देना और छल करने जैसा है। ये लड़ाई है जो एक ज़ायनिस्ट ताकतें हैं दुनिया में, जिन्होंने दुनिया की सारी बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी को अपने कब्ज़े में कर रखा है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, या जितनी भी ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हों, या अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ये सभी कंट्री पे एक आयरन क्लच अपने तरह तरह के तरीक़ों से जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, जैसे ब्लैकमेल, रिश्वत देना, उल्टी सीधी वीडियो बनाना। एक आपने एपिस्टीन फाइल्स के बारे में सुना होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में भी एलन मस्क साहब ने बोला था अभी। तो ये सब गतिविधियों में पूरी दुनिया में ज़ायनिस्ट ताकतें दुनिया भर की गंदी बुराइयां हर बड़ी से बड़ी डेमोक्रेसी के टॉप लीडरशिप में डालने वाले, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके अपने ही देशों के, अपने ही देश के नागरिकों के हितों के खिलाफ काम करवाने वाली एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम ज़ायनिज़्म कहते हैं। अब पूरी दुनिया में जंगे कराने का काम हो, ये सब यही ताकतें कराती हैं, और जो पूरी दुनिया से खुशहाली छीनने का काम है ये ज़ायनिस्ट ताकतों का काम है। अभी हमारे देश की जो मनुवादी ताकतें हैं वो भी उनके साथ हाथ मिला रही हैं।